चलिए बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं यानी तिमाही परीक्षा का पेपर हल पूरा फुल सॉल्यूशन लाए हैं। बच्चों की मांग रहती है कि तिमाही परीक्षा का पेपर का सॉल्यूशन नहीं मिला, तो आप देख लीजिए, आप अपने मार्क्स को मिला सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। तो इस पेपर को आप फेयर कॉपी में तैयार कर लें। चलो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 विषय विज्ञान। तो चलो इस पेपर के उत्तर आपको बताने जा रहे हैं, तो आप इस प्रश्न के उत्तर सुन लें। तो सही विकल्प चुनकर, पहला प्रश्न हमारा सही विकल्प चुनकर लिखिए। पीएच स्केल की परास क्या? तो पीएच स्केल की परास होती है 0 से 14। प्रश्न दूसरा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो चींटी के अम्ल में होता है मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक एसिड। प्रश्न तीसरा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम होता है बेकिंग सोडा। चलो अगला प्रश्न है, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो अम्लों के लिए कथन सत्य है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस को लाल कर दे। तो ये तो क्या का क्षार का दिया गया है, तो ये अम्ल का है, खट्टा स्वाद। चलो अगला प्रश्न है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो आहार नाल के क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पादपों में जल का संवहन काय के द्वारा होता है? तो ये होता है जाइलम ऊतक के द्वारा, इसमें जाइलम भरेंगे। खाली स्थान दूसरा, पाद में भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? तो इसमें भरेंगे फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। जलीय जीव श्वसन के लिए यानी की ऑक्सीजन, खाली स्थान की ऑक्सीजन का उपयोग करते थे। कौन से? जो जल में घुली ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग करते हैं, उसमें भरेंगे हम जल में घुलित। मानव शरीर में 14 मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए खाली स्थान पिगमेंट उत्तरदायी, तो इसमें भरेंगे लाल यानी, तो पिगमेंट कौन सा? लाल होगा, या हम लिख देंगे हीमोग्लोबिन। अगला है, कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर कौन सा तंत्र का तंत्र का निर्माण होता है? इसमें भर देंगे परिधेय तंत्र का तंत्र। प्रश्न है यानी खाली स्थान छठवां है, तंत्र का तंत्र की मुख्य इकाई क्या है? तो तंत्र का तंत्र की मुख्य इकाई होती है न्यूरॉन। अब देखेंगे विज्ञान में इस साल से नई शुरुआत हुई कि विज्ञान में 70 और 80 क्वेश्चन भी आने लगे हैं। चलो तो तिमाही में 70 देखते हैं। तो आकस्मिक यानी पहला, आकस्मिक परिवहनीय संवेदना की तुरंत प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। तो ये भी सही है अपना। संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु के से आवेग को पेशियों तक पहुंचाते हैं, ये भी सही है। अपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये भी सही है। वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं, ये भी सही है। और समतल दर्पण प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है, तो ये नहीं, क्योंकि वस्तु के बराबर बनता है। गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है, तो ये भी गलत है। चलो प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं, मैचिंग जोड़ियाँ मिलाएंगे। तो सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो पहला डायोप्टर, डायोप्टर क्या है? लेंस की क्षमता है, इसमें मिला देंगे। उत्तल लेंस बीच में मोटा, किनारों पर पतला होता है। अब तारों का टमटमाना क्या है? तो अपवर्तन की घटना है, अपवर्तन मिला देंगे। नेत्र दोष क्या है? कम प्रकाश में धुंधला दिखाई देना। टिंडल पेड़ का घने जंगल के बितान से सूर्य प्रकाश का गुजरना। और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम में इंद्रधनुष यानी प्राकृतिक तरीके से बनता हुआ है इंद्रधनुष। चलो अगला प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं। तो संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों से वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाती है? तो तापमान बढ़ने की घटना कहलाती है ग्लोबल वार्मिंग। चलो अगला प्रश्न, किसी खाद्य श्रृंखला का आरेख बनाइए। तो चलो आपको आरेख बता दे रहे हैं। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं जैव निम्नीकृत। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते उन्हें कहते हैं अजैव निम्नीकृत। किन्हीं 2 अपशिष्ट पदार्थों के नाम लिखिए। तो अपशिष्ट पदार्थ कौन से हो गए? अपशिष्ट पदार्थ होते हैं यानी घरेलू कचरा और पेड़ पौधों की पत्ती हो जाएंगे। CFC का पूरा नाम लिखे। तो CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलो अब देखते हैं इनके आंसर। चलिए तो इनके आंसर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर। तो पहले में हमारे ग्लोबल वार्मिंग विश्व तापमान वृद्धि, दूसरे में उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी अपघटक या पौधे हिरण शेर और अपघटक। अब भरेंगे तीसरे में जैव निम्नीकरणीय, चौथे में अजैव निम्नीकरणीय, 5 में भर देंगे हम घरेलू कचरा या फिर भी पट्टी।
या पेड़ पौधे के पत्ते लिख सकते हैं। छठवां में क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलो देखते हैं प्रश्न क्रमांक छठवां। तुम्हारा प्रश्न क्रमांक छठवां क्या कहता है? तो प्रश्न क्रमांक छठवां है उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से परिभाषित कीजिए। इसका अथवा है क्रिस्टलीकरण से क्या समझते हो? तो चलो इसका उत्तर देखते हैं। अम्ल एवं क्षार परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण एवं पानी का निर्माण करते हैं। रासायनिक समीकरण इसका HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार है, तो दोनों में परस्पर क्रिया करेंगे तो NaCl ये लवण बन जाएगा प्लस H2O पानी बनेगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक सातवां क्या कहता है। चलो प्रश्न क्रमांक छठवें का अथवा है क्रिस्टलीकरण। तो प्राकृतिक या कृत्रिम विधि से ठोस क्रिस्टल निर्माण की क्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। अभी छठवां तो भूल गए, तो चलो छठवां देख लेते हैं। अब प्रश्न क्रमांक सातवें का उत्तर है पहला। तो ये प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न को पढ़ो। तो सातवां प्रश्न कहता है कि ताजे दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो चलो इसका उत्तर होता है, चलो इसका उत्तर देखते हैं। दही बन जाने पर दूध का pH मान घट जाएगा, क्योंकि दही में अम्ल होता है, जिससे दूध में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी। इसका अथवा है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों? तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? तो अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H होते हैं जो विद्युत के वाहक होते हैं, इस कारण विद्युत का चालन करते हैं। चलो प्रश्न क्रमांक आठवां देखते हैं। तो आठवां कहता है कि जल से बाहर निकाले मछली क्यों मर जाती है? इसका अथवा विषमपोषी पोषण को परिभाषित कीजिए। तो देखते हैं। तो क्योंकि मछली क्या है, गैसीय, क्योंकि मछली गैसीय ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं कर सकती है और वे गिल्स के द्वारा जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग कर पाती है, इसलिए मछली को बाहर निकालेंगे तो मर जाए, क्योंकि उसके पास फेफड़े नहीं है, उसके पास गिल्स है। इसका अथवा है विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं? तो विषमपोषी पोषण में जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी जीवों से ही भोजन प्राप्त करते हैं। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 9वां देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है? तो इसको देखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है? तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। अब इसके अथवा में प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण सहित लिखिए। तो चलो इसका उत्तर देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो सभी हरे पौधे परिणन की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस O2 एक सहायक पदार्थ के रूप में प्राप्त होती है। इसका रासायनिक समीकरण है 6CO2 + 12H2O सूर्य का प्रकाश अपॉन क्लोरोफिल, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, यानी अपना ग्लूकोज है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। चलो तो प्रश्न 10वां, प्रकाश अनुवर्तन किसे कहते हैं? इसका अथवा जलानुवर्तन के बारे में लिखिए। चलो प्रश्न 10वें का उत्तर, प्रकाश अनुवर्तन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है यानी प्रकाश अनुवर्तन पौधे का प्रारंभ तंत्र प्रकाश की ओर तथा जड़ तंत्र अंधकार की ओर अर्थात प्रकाश के विपरीत गति करता है। प्रकाश के कारण होने वाले इस अनुवर्तन को प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं, यानी पौधे में उद्दीपन के कारण जो गति होती है उसे कहते हैं अनुवर्तन। चलो प्रश्न क्रमांक 10वें का अथवा है जलानुवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो पौधे का जड़ तंत्र जल की ओर गति करता है। जल के उद्दीपन होने के कारण होने वाली है अनुवर्तन क्या कहलाता है? जलानुवर्तन। यानी प्रकाश अनुवर्तन प्रकाश की तरफ और जलानुवर्तन जल की तरफ होती गति पौधे की। चलो अगला प्रश्न है 11वां, हार्मोन के बारे में लिखिए। आयोडीन अथवा है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? अगला प्रश्न है हार्मोन से आप क्या समझते हैं? तो विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो विशिष्ट भागों या कोशिकाओं द्वारा स्रावित किए जाते हैं। विशेष प्रकार की कोशिकाओं की क्रियाशीलता या कार्यशीलता को प्रभावित करते तथा विविध क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करते हार्मोन कहलाते हैं।
चलो इसका अथवा देखते हैं। बोला है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? तो अबाटो ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। भोजन में आयोडीन की कमी से गाइटर घेंगा रोग से ग्रसित होने की संभावना बढ़ जाती है। इस बीमारी से बचाव के लिए हम आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। प्रश्न नंबर 12वां है गोली दर्पण किसे कहते हैं? गोली दर्पण के प्रकार बताइए। इसका अथवा है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कोई दो अंतर लिखिए। तो गोली दर्पण है ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, यानी परावर्तक पृष्ठ कैसा होना चाहिए? गोल हो, गोली दर्पण कहलाते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। 12वीं का अथवा वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। तो ये दर्पण के आगे बनते हैं, दर्पण के पीछे बनते हैं। इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, आभासी को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक सदैव उल्टे बनते हैं, आभासी सदैव सीधे बनते हैं। यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। प्रश्न क्रमांक 13वां एक गोली दर्पण की वक्र त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी होगी? तो वक्र त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होती है, तो फोकस दूरी कितनी होगी इसकी? 10 सेंटीमीटर होगी। अब इसका अथवा प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो देख लीजिए, यानी इसका सूत्र होता है F बराबर R/2। तो R बराबर 20 है तो इसको हम काट देंगे भाग देके, तो इसका आंसर निकल आएगा। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह या समतल दर्पण पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है बड़ विक्षेपण किसे कहते हैं? अथवा समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दो विशेषता लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर है जब प्रकाश की स्रोत किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। चलिए तो इसका उत्तर लिख लीजिए। इसके अथवा है कि यह सीधा एवं आभासी होता है, यह वस्तु के आकार के बराबर होता है, यह पास अपरिवर्तित होता है। तो ये आपका 14 का अथवा है। चलो प्रश्न क्रमांक देखते हैं 15वां। प्रश्न क्रमांक 15वां है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीली की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? अथवा है गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है? तो दोनों ही कारण क्या प्रकाश के विकिरण से संबंधित है। चलिए तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। तो प्रश्न क्रमांक 14वां है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नील के पीछे काला क्यों दिखाई देता है? चूंकि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से इतनी अधिक ऊंचाई पर होता है कि उन तक विकिरणित प्रकाश नहीं पहुंच पाता, इसलिए उन्हें आकाश नीले के पीछे काला दिखाई देता है। तो चलो अब देखते हैं 15 का अथवा। तो पानी के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश के विकिरण के कारण समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। चलो प्रश्न क्रमांक 16 ग्लोबल वार्मिंग के दो कारण अथवा पर्यावरण प्रदूषण क्या है? तो इसका तो पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने वाले कारक को पर्यावरण प्रदूषक कहते हैं। चलो ग्लोबल वार्मिंग के दो कारण लिखते हैं। चलो तो इसके दो कारण हैं, यानी वृक्षों के अत्यधिक कटान से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वातावरण में वृद्धि होना, दूसरा जीवाश्म ईंधन के जलाने से या अपूर्ण जलाने से, तीसरा रेफ्रिजरेटर या कंडीशनर में एरोसोल का उपयोग, अग्निशामक यंत्रों तथा फोम के उपयोग से क्लोरोकार्बन का वातावरण में एकत्रित होना, चौथा अनेक जैविक क्रियाओं कृषि कार्यों अपशिष्टों के सड़ने से ग्रीन हाउस गैसों के वातावरण में एकत्रित होने से। चलो प्रश्न क्रमांक 17 क्या होगा यदि हम एक पोषक स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें अथवा ग्रीन हाउस प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। चलो प्रश्न क्रमांक अगला है क्या होगा यदि पोषक स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। तो यदि हम एक पोषक स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें तो इसके ऊपर वाले पोषक स्तर के जीव पोषण के अभाव में धीरे धीरे, यानी भोजन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएंगे। नीचे वाले पोषक स्तर में जीवों की संख्या अत्यधिक बढ़ती है जिससे उनमें जीवन संघर्ष होता रहेगा। तो यह ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ठंडे प्रदेशों में पौधों को ठंडी से बचाने के लिए कांच या फाइबर ग्लास के बने पौधा घरों में रखा जाता है। तो सूर्य से जो किरणें आती हैं वो, यानी एक गैस है मीथेन नाइट्रोजन की ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ऊपर जाकर के एक मोटी परत बनाती है जिससे प्रकाश की किरणों को आने देती है, पुनः वायुमंडल में जाने नहीं देती, जिससे पृथ्वी का तापमान कैसा होता है? गर्म हो जाता है, जिससे कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं।
प्रश्न क्रमांक 18 बेकिंग सोडा बनाने की विधि एवं इसका एक एक उपयोग लिखिए। इसका अथवा धोने का सोडा बनाने की विधि, इसका एक एक उपयोग लिखिए। तो 18वें का उत्तर, बेकिंग सोडा बनाने की विधि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। NO2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O NaSCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। अब इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग आप लिख सकते हैं। इसका उपयोग बेकरी ब्रेड बनाने में एंटासिड के रूप में भी होता है। शीतल पेय पदार्थ बनाने में भी इसका उपयोग होता है, जैसे पेप्सी, कोको कोला। और चौथा, अग्निशामक यंत्र में इसका आग बुझाने में इसका उपयोग करते हैं। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 18वें का अथवा धोने का सोडा बनाने की विधि। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा प्राप्त किया जाता है। चलिए तो इसके बनाने की विधि है NaHCO3 और ऊष्मा यानी गर्म करेंगे तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब इसके साथ जल की क्रिया कराएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो यहाँ बन जाएगा हमारा धावन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O। अब देखते हैं इसके उपयोग क्या हैं, यानी धावन सोडा, कपड़ा धोने का सोडा, तो कांच, साबुन, कागज उद्योग में, घरों की साफ सफाई में, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, बोरॉक्स के उत्पादन में इसका उपयोग होता है। चलो प्रश्न 19वां, धमनियों की तुलना में स्राव में पतली दीवारें क्यों होती अथवा पौधे के लिए वाष्पोत्सर्जन क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर, धमनियों में रक्त प्रवाह हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को अधिक दाब के साथ होता है, जबकि स्राव में रक्त शरीर के विभिन्न भागों में हृदय से में एकत्रित होता है, जिनमें कोई अधिक दाब नहीं होता। इसलिए स्राव की दीवारें धमनियों की अपेक्षा पतली होती हैं। तो 19 का अथवा पौधे के वाष्पोत्सर्जन क्यों आवश्यक है? तो पौधा वाष्पोत्सर्जन का महत्व। वाष्पोत्सर्जन पौधे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि इसके द्वारा पौधे में उपस्थित अतिरिक्त जल की मात्रा को वाष्प के रूप में उत्सर्जन कर दिया जाता है। इससे पौधे में जल का नियमन होता है। दूसरा है, इसके द्वारा पौधे की ऊष्मा से रक्षा होती है, क्योंकि इसके द्वारा शीतलन होता है। ये तीसरा, यह पौधों में एक खिंचाव पैदा करता है, जिससे जड़ें मृदा से लवण एवं जल को अवशोषित करके पौधे के ऊपरी भाग में पत्तियों तक प्रेषित कर पाते हैं। प्रश्न क्रमांक 20वां, स्नेल का नियम सूत्र सहित लिखिए। इसका अथवा प्रकाशिक केंद्र और प्रकाशिक केंद्र वक्रता केंद्र को परिभाषित कीजिए। चलिए तो इसका उत्तर देखते हैं। तो 20वां, प्रकाश के किसी निश्चित रंग या निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात स्थिर रहता है। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। तो स्नेल का नियम होता है म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो चलो इसको लिख सकते हैं। चलो अब देखते हैं इसका अथवा 20 प्रश्न का अथवा प्रश्न है कि प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं? तो लेंस का वह बिंदु जहाँ से प्रकाश की किरण बिना विचलन के गुजरती है। तो किसके बिना विचलन के गुजरती है उसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। वक्रता केंद्र, तो गोले के केंद्र का वह बिंदु जहाँ से कांच को काटा गया उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। यह इसकी दूसरी परिभाषा है कि गोले दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ 21वां, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? इसे आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? इसका अथवा है अम्ल एवं क्षार में कोई 4 अंतर लिखिए। POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस एक जिप्सम होता है जो पानी के संपर्क में कठोर पदार्थ बन जाता है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब इसे आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रताग्राही होता है, ये आर्द्रता को प्राप्त कर लेता है और आर्द्रता या नमी से क्रिया करके कठोर पदार्थ बना लेता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। किसका अथवा अम्ल क्षार में अंतर। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कसेले एवं तीखे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं। इनके pH मान 7 से कम होते हैं, इनका pH मान 7 से अधिक होता है। तो अम्ल की पहचान करने का सही तरीका है अनिल, आ से अम्ल, ना से नीला और ला से लाल, यानी अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो प्रश्न क्रमांक 22वां, मानव शरीर के किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम और एक कार्य लिखिए। इसका था प्रतिवर्ती चाप का नामांकन चित्र बनाइए।
फिर प्रश्न क्रमांक 22वां, नीचे 4 अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम लिखना है। तो पहला है थायरॉक्सिन, इनका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा की चयापचय क्रियाओं का नियमन करता है। दूसरा इंसुलिन, रक्त शर्करा का नियमन करता है। तीसरा एड्रेनालिन, शरीर के विभिन्न भागों में रक्त प्रवाह एवं हृदय स्पंदन की गति को बढ़ाना। चौथा वृद्धि हार्मोन, वृद्धि एवं विकास का नियमन करना। पांचवा है टेस्टोस्टेरोन, मनुष्य में यौवन आरंभ के समय शारीरिक परिवर्तनों का नियमन करना। है प्रश्न क्रमांक 22 का अथवा प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। तो प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र है, आप इसको देख लीजिए, मिला सकते हैं। तो आपको जो पेपर दिया गया था उस पेपर के सारा सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराया गया था। सॉल्यूशन से आप समस्त प्रश्नों को याद कर लें, जिससे वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी हो सकती है। चलो तो यह पेपर का लास्ट प्रश्न, तिमाही परीक्षा के पेपर का लास्ट प्रश्न, निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष का निवारण लिखिए, इसका अथवा मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आगे प्रश्न निकट दृष्टि दोष। तो जब मनुष्य को पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो इस दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कारण नेत्र में यह दोष निम्नलिखित 2 कारणों से उत्पन्न होता है। नेत्र लेंस या रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। दूसरा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। तो इसके कारण का चित्र है, तो देखते हैं। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई। यह दूसरा जो फोकस दूरी यहाँ तक जाना चाहिए था रेटिना तक, वो कम हो गई, फोकस दूरी कम हो जाना। अब देखते हैं इसका निवारण में क्या करेंगे। तो निवारण में इस दोष के निवारण के लिए ऐसे अवतल लेंस का उपयोग करते हैं जिसकी फोकस दूरी नेत्र से उसके दूर बिंदु की दूरी के बराबर होती है। तो इसके निवारण का चित्र, इसमें क्या करेंगे, हम उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, जिससे उसे पास का भी दिखेगा और दूर का भी स्पष्ट दिखाई देगा। प्रश्न क्रमांक 23 का अथवा मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र है, आप चित्र को देखिए। ये पक्षाएं पेशियां हैं, दृष्टिपटल है, ये दृक्तंत्रिका है, ये सूक्ष्ममंडल है, ये परितारिका है, पुतली है, नेत्रोद है, ये कस्टडी लेंस है। तो इन्हीं व्यक्ति को स्पष्ट तभी दिखाई देगा जब उसकी किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, तब उसे स्पष्ट दिखाई देगा। तो दोस्तों, आपको जो तिमाही परीक्षा का पेपर बताया, इसको आप अपनी फेयर कॉपी में तैयार कर लें, जिससे आने वाली परीक्षा में आपको बहुत इससे लाभ मिल सकता है। यदि हमें किसी प्रकार की परीक्षा की तैयारी करना है तो हमें उसके लिए सघन मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तभी हमें उस परीक्षा का श्रेय या फल मिलेगा। चलिए, तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इंतज़ार कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।